सीएम योगी ने इसरो प्रमुख से की मुलाकात। सीएम आवास पर हुई शिष्टाचार भेंट। अंतरिक्ष से जुड़े विषयों पर अहम चर्चा। ज्ञानवापी केस ट्रांसफर पर फैसला संभव। 1991 से लंबित मूलवाद मामला। सिविल कोर्ट में पक्षकार अर्जी पर सुनवाई। श्रावण मास को लेकर तैयारियां तेज। वाराणसी मंडल ने आयुक्त की अध्यक्षता में बैठक। सिंगल यूज प्लास्टिक पॉलिथीन काशी विश्वनाथ धाम में बैन। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा और रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की ओर। बड़ी खबर है जहां बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज बिजनौर का दौरा है और इसके साथ ही बता दें कि सीएम योगी प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह के पृथक गांव बुरापुर पे पहुंचेंगे, जहां वे स्वर्गीय माता भाग्यवती देवी को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। मुख्यमंत्री दोपहर 3:15 पर गाँव पहुंचेंगे। इसको लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड में है और तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। गाँव में सुरक्षा और प्रोटोकॉल के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बड़ी खबर है जहां बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज बिजनौर का दौरा है। मंत्री धर्मपाल सिंह के पृथक गांव पहुंचेंगे सीएम के दौरे को लेकर प्रशासन सख्त और अलर्ट मोड में नजर आ रहा है। इसके साथ ही बता दें कि पृथक गांव का दौरा है। इस वक्त की बड़ी खबर है जहां बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज बिजनौर का दौरा है। इसके साथ मंत्री धर्मपाल सिंह के पृथक गांव पहुंचेंगे। इसी खबर पर रुक करेंगे हमारे संवाददाता रामकिशोर पाल का। रामकिशोर, क्या कुछ जानकारी है? इसके साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ का दौरा है। जैसा कि आपको बता दें कि पूर्व जानकारी जो की है कि आज मेरठ में जो कानूनी मार्ग है उसका निरीक्षण करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ आज मेरठ में रहेंगे, जहां पे वो मेरठ मुजफ्फरपुर से सहारनपुर तक सीएम योगी आदित्यनाथ पूरा मुआयना करेंगे कि किस तरह से जो कानूनियों की यात्रा किस तरह निकलेगी, क्या सुरक्षा व्यवस्था है, कई तरह के चीजों को वो निरीक्षण करेंगे। रामकिशोर, सुरक्षा के किस तरह के इंतजाम किए गए हैं? कौन कौन से रूट को डाइवर्ट किया गया है? अभी जिस तरह से कहा जाए जो कांवरिया वाला का हाईवे है वो पूरी तरह से साफ कर दिया गया। वहाँ पे सुरक्षा के पूरे फोर्स लगा दी गई है, कई बटालियन लगाई गई, जिसके अनुसार वहाँ पे जो सुरक्षा व्यवस्था पूरी चाक चौकबंद है। साथ ही आपको बता दें योगी आदित्यनाथ आज शाम को करीब लगभग 3 से 4 के बीच में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश संगठन धर्मपाल की पत्नी का निधन हो गया, जिसमें वो शामिल हुए थे, वहाँ भी जाएंगे। रामकिशोर, क्या ये दौरा कोई अन्य मामलों में भी महत्वपूर्ण माना जा सकता है या सिर्फ पृथक गांव पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित करना ही है? जिस तरह से क्योंकि उनकी माता जी स्पाइरल से डेथ हुई थी, उसमें उनको श्रद्धांजलि और परिवार के दुखी के समय में वो वहाँ पे साथ में होंगे और परिवार को सांत्वना देंगे, किसी तरह की कोई भी दिक्कत ना हो जिसके चलते। रामकिशोर, सीएम योगी आदित्यनाथ कितनी देर तक धर्मपाल सिंह के पृथक गाँव में रुकेंगे? जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा है कि 3 और 4 के बीच में ये धर्मपाल सिंह के गांव पहुंच जाएंगे, जहां पे वो उनके गांव में रुकेंगे। साथ ही वहां उनके परिजन से मुलाकात करेंगे और उनको जो भी है करीब 2 से 2.5 घंटा लगभग उस गांव में रुकेंगे। ठीक है रामकिशोर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इसरो अध्यक्ष और अंतरिक्ष विभाग के सचिव डॉक्टर बी नारायण ने मुलाकात की। यह मुलाकात सीएम आवास पे 5 कालिदास मार्ग पर हुई, जहां दोनों के बीच अंतरिक्ष क्षेत्र में भविष्य की संभावना और राज्य हित में वैज्ञानिक सहयोग जैसे मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ। इसरो अध्यक्ष की इस विजिट को लेकर बता दें कि राजनीतिक और वैज्ञानिक हलकों में खासा उत्साह देखने को मिला और इसके साथ ही बताया जा रहा है कि बातचीत का फोकस उत्तर प्रदेश में स्पेस टेक्नोलॉजी के उपयोग और युवाओं के लिए संबंधित अवसरों पर भी रहा। रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। बता दें कि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का अयोध्या दौरा आज और इसके साथ ही अवध विश्वविद्यालय के कुलपति संघ करेंगी बैठक और इसके साथ ही कुलपति डॉक्टर विजेंद्र सिंह जिला प्रशासन संघ समीक्षा बैठक होगी। विश्वविद्यालय परिसर के निर्माण कार्य की समीक्षा बैठक होगी। अयोध्या दौरे को लेकर विश्वविद्यालय में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।
बड़ी खबर है, जहां उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल आज अयोध्या दौरे पर हैं। इस दौरान वे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय पहुंचेंगी, जहां विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर विजेंद्र सिंह और जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ निर्माण कार्यों की समीक्षा बैठक करेंगी। राज्यपाल के दौरे को लेकर विश्वविद्यालय परिसर में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बैठक में विकास कार्यों की प्रगति, शैक्षणिक योजनाओं और बुनियादी ढांचे पर फोकस रहेगा। इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का आज अयोध्या का दौरा है। इसके साथ ही बता दें कि तमाम तैयारियां की गई हैं दौरे को लेकर, और कुलपति डॉक्टर विजेंद्र सिंह और विश्वविद्यालय परिसर के निर्माण कार्यों की समीक्षा बैठक की जाएगी। अयोध्या दौरे को लेकर बता दें कि तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सबकी बड़ी खबर है, जहां उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का आज अयोध्या का दौरा है। इसके साथ ही सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं और तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया गया है। इसके साथ ही अयोध्या दौरे को लेकर विश्वविद्यालय में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का आज अयोध्या का दौरा है। उत्तर प्रदेश सरकार में पूर्व मंत्री रहे आनंद सिंह का निधन हो गया है, और इसके साथ ही बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनके निधन पर गहरी शोक संवेदनाएं व्यक्त की हैं। सीएम योगी ने आनंद सिंह के पुत्र और केंद्रीय मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह से बात कर शोक व्यक्त किया और पूरे परिवार को इस कठिन घड़ी में बता दें कि सद्भावना दी है। मुख्यमंत्री ने दिवंगत आनंद सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि उनका राजनीतिक जीवन लोक सेवा के लिए समर्पित रहा है। वाराणसी से जुड़े ज्ञानवापी मामले में आज कोर्ट में सुनवाई होगी। जिला जज जयप्रकाश तिवारी की कोर्ट में 1991 से लंबित मूलवाद को दूसरी अदालत में ट्रांसफर करने की अर्जी पर आज आदेश आने की संभावना है। पिछली सुनवाई 5 जुलाई को हुई थी, जिसमें कोर्ट ने फैसला सुनाने के लिए 7 जुलाई यानी आज की तारीख तय की थी। उधर इसी मामले में सिविल जज भावना भारती की अदालत में भी सुनवाई होनी है, जहां 3 बहनों की ओर से पक्षकार बनाए जाने की अर्जी पर बहस होगी। ज्ञानवापी प्रकरण से जुड़ी इन दोनों सुनवाइयों पर अब सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां बता दें कि ज्ञानवापी केस ट्रांसफर पर फैसला संभव। इसके साथ ही 1991 से लंबित मूलवाद मामला जिला जज की कोर्ट में आदेश आज, और इसके साथ ही बता दें कि पक्षकार अर्जी पर सुनवाई, तीनों बहनों की अर्जी पर बहस आज, ज्ञानवापी के मूलवाद में आज आएगा आदेश। इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां बता दें कि आज सुनवाई होगी, और इसके साथ ही बता दें कि ज्ञानवापी केस ट्रांसफर पर फैसला आज संभव हो सकता है, और इसके साथ ही बता दें कि सिविल कोर्ट में पक्षकार अर्जी पर सुनवाई। इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां बता दें कि आज आदेश आ सकता है, फैसला आ सकता है। सबकी निगाहें इस फैसले पर टिकी हुई हैं। इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां ज्ञानवापी केस ट्रांसफर पर फैसला आज संभव हो सकता है। इसके साथ ही सिविल कोर्ट में पक्षकार अर्जी पर सुनवाई। इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां बता दें कि आज फैसला आ सकता है और सभी की निगाहें इस फैसले पर टिकी हुई हैं। इसके साथ ही पक्षकार बनाने की अर्जी पर भी होगी सुनवाई, और इसके साथ ही बता दें कि ज्ञानवापी केस ट्रांसफर पर फैसला आज आ सकता है। इसी खबर पर रुक करेंगे हमारे संवाददाता अभिषेक सिंह का। अभिषेक, क्या कुछ जानकारी है पूरे मामले को लेकर, आज फैसला आ सकता है? देखिए वर्षा, ज्ञानवापी का जो मामला है वो लोअर कोर्ट से लेकर देश की सुप्रीम कोर्ट तक चल रही है, और इसी को लेकर आज दो अलग अलग अदालतों में मामला है। पहला जो मामला है वो जिला जज की अदालत में है, जिसमें 2 प्रमुख याचिकाएं हैं, जो विष्णु शंकर जैन और जो 4 वादिनी महिलाएं हैं, राखी सिंह और अन्य जो याचिकागण हैं, उनकी प्रार्थना पत्र पर एक आदेश आना है, जिनमें वाद मित्र बनने की बात को लेकर आदेश आना है। और दूसरा जो प्रमुख आदेश आने की संभावना जताई जा रही है आज जिला जज की अदालत की ओर से, वो जो ज्ञानवापी से जो सभी मुद्दे हैं उनको एक कोर्ट में ही समाहित किया जाए, यानी कि जो 3 तरह के अलग अलग ट्रायल कोर्ट होते हैं, सिविल जज सीनियर जूनियर डिवीजन का कोर्ट होता है, जो दूसरा कोर्ट होता है वो फास्ट ट्रैक कोर्ट होता है, और जो तीसरा जो कोर्ट होता है वो जिला जज की कोर्ट होती है। तो सभी जो सिविल जज सीनियर डिवीजन जूनियर डिवीजन में जो केस है जो फास्ट ट्रैक कोर्ट में है, उसको स्थानांतरित करके एक साथ क्लब किया जाए जिला जज की अदालत में, ताकि उनमें सुनवाई जल्दी हो सके, और जो आदेश है या फिर जो फैसला है वो जल्दी से आने की संभावना जताई जा सके। जो भी इनकी तरफ से जो भी आर्गुमेंट कोर्ट में जो बहस की जाए, तो फिलहाल ये मामला जो है वो 2 बजे के बाद जिला जज की अदालत की ओर से आदेश दिया जा सकता है। जो दूसरा महत्वपूर्ण केस है वो 1991 का जो मूलवाद है, जो ज्ञानवापी के मुक्ति के लिए जो पहला केस दाखिल किया गया था,
वो सिविल कोर्ट से हारने के बाद वो हाई कोर्ट में उसको पिटिशन दाखिल जो आदेश को चैलेंज किया गया था, जिसके बाद हाई कोर्ट ने मामले को सुनते हुए हाई कोर्ट ने वाराणसी की फास्ट ट्रैक कोर्ट को आदेश दिया था कि इस पूरे मामले का 6 महीने में निस्तारण डिस्पोजल किया जाए। जो मामला अभी तक विचाराधीन है और उस मामले के जो मुख्य पक्षकार थे हरिशंकर पांडे, उनका देहांत हो चुका था, तो लिहाजा उनकी जो अन्य बेटियां हैं वो उसमें वाद मित्र बनने के लिए एप्लीकेशन फाइल किया है। आज उस मुद्दे पर भी सुनवाई होनी है, तो लिहाजा आज कुल जिला जज में जिला वाराणसी में जो जिला वाराणसी की जो अदालत है उनमें ज्ञानवापी से संबंधित कुल 3 मुकदमे हैं। तीनों मुकदमों की सुनवाई 2 बजे के बाद की संभावना जताई जा रही है। वर्षा। अभिषेक, अभी तक ट्रांसफर अर्जी को लेकर कोर्ट की अगर बात की जाए तो क्या कुछ रुख अभी तक देखने को मिला है कोर्ट की ओर से? देखिए वर्षा, ज्ञानवापी से ट्रांसफर संबंधी जो मुकदमे हैं ये पहला कोई मामला नहीं है। इससे पहले भी कुल 7 अलग अलग न्यायालयों में कुल मुकदमे चलते थे कि कोई मुकदमा फास्ट ट्रैक कोर्ट में था, कोई सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में था, कोई सिविल जज जूनियर डिवीजन की कोर्ट में था। तो जिला जज की अदालत ने पहले भी इन मुकदमों को क्लब करने के लिए याचिकाएं सुनी हैं और पहले ही 7 मुकदमों को जो ज्ञानवापी से संबंधित सभी एक नेचर के जो मुकदमे थे, यानी एक ही प्रकृति के जो वाद थे, उनको पहले ही समेकित करने का काम किया था। तो आज भी ऐसी ही उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि वो भी उनका भी जो सिविल केस है उसका भी नेचर इन मुकदमों से मिलता जुलता सा दिख रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। ऐसा जिला जो हिंदू पक्ष के अधिवक्ता है या फिर जो दूसरे पक्ष के अधिवक्ता है उनका ऐसा कहना है। लेकिन जो कोर्ट है वो सिर्फ कागज के आधार पे या फिर दलीलों के आधार पर ही चलती है। उससे रिलेवेंट जो चीजें होती है, जो ऐतिहासिक फैसले होते हैं, जो हाई कोर्ट की तरफ से माननीय हाई कोर्ट या फिर माननीय सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिए जाते रहे हैं, उसका हवाला देकर इस मामले को क्लब करने का भी प्रयास जिला जज की अदालत में जो पक्षकार के जो अधिवक्ता हैं वो करेंगे। तो फिलहाल सारी जो निगाहें हैं वो जिला जज की अदालत के आदेश पर टिकी हुई है कि अदालत का आदेश इन मुकदमों को लेकर क्या होता है, या फिर इन मुकदमे को एक फाइनल बहस होती है जो दोनों पक्षों के बीच, उन पक्षकारों के एक अंतिम बहस भी जिला जज की अदालत को भी अदालत में देखने को मिल सकती है। वर्षा। ठीक है अभिषेक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे हमारे साथ। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प सबका साथ सबका विकास को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सामाजिक एकता एवं समरसता के उच्चतम मानदंडों के साथ बनाया है यूपी सरकार का मूल मंत्र। परिणाम स्वरूप 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में सभी को मिले बिना किसी भेदभाव के रोजगार के समान अवसर एवं योजनाओं के लाभ। 8.5 लाख से अधिक सरकारी और 3,75,000 से अधिक संविदा पर नौकरी पाने वाले जहां निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया के साक्षी बने, वहीं अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े एवं निम्न आय वर्ग के अभ्यर्थियों को मिला आरक्षण का संपूर्ण लाभ। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और जल जीवन मिशन से लेकर मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार और एक जनपद एक उत्पाद जैसी विभिन्न योजनाएं यूपी में अंत्योदय से सर्वोदय का सपना कर रही हैं साकार। काम दमदार, डबल इंजन सरकार।
ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर है जहां उमेशपाल हत्याकांड से जुड़े इस वक्त की बड़ी खबर है। अशरफ की पत्नी जैनब की याचिका पर सुनवाई आज। याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होगी आज। कुर्की की कार्रवाई और एनबीडब्ल्यू को दी गई है चुनौती। उमेशपाल हत्याकांड में फरार है जैनब फातिमा और जैनब के खिलाफ कोर्ट से बता दें कि गैर जमानती वारंट जारी। जैनब की गिरफ्तारी पर 25,000 का इनाम भी घोषित है। जस्टिस प्रशांत कुमार के सिंगल बेंच करेगी सुनवाई। इस वक्त की बड़ी खबर है जहां बता दें कि जैनब की गिरफ्तारी पर 25,000 का इनाम भी है। जस्टिस प्रशांत कुमार के सिंगल बेंच इस पूरे मामले पर सुनवाई करेगी। इस वक्त की बड़ी खबर है जहां बता दें कि उमेशपाल हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर है और इसके साथ ही बता दें कि याचिका पर सुनवाई होगी। अशरफ की पत्नी जैनब की याचिका पे आज सुनवाई होगी। उमेशपाल हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर है। याचिका पर बता दें कि कुर्की की कार्रवाई और एनबीडब्ल्यू को चुनौती दी गई है। उमेशपाल हत्याकांड में फरार है और इसके साथ ही बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर है जहां उमेशपाल हत्याकांड से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर है और इसके साथ ही बता दें कि अशरफ की पत्नी जैनब की याचिका पर सुनवाई होगी और इसके साथ ही याचिका पर जैनब के खिलाफ कोर्ट से गैर जमानती वारंट और जैनब की गिरफ्तारी पे 25,000 का इनाम भी घोषित है। जस्टिस प्रशांत कुमार की सिंगल बेंच इस पूरे मामले में सुनवाई करेगी और इसके साथ ही उमेशपाल हत्याकांड से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर है जहां अशरफ की पत्नी जैनब की याचिका पे आज सुनवाई होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट में ये सुनवाई होगी और इसके साथ ही कुर्की की कार्रवाई और एनबीडब्ल्यू को चुनौती दी गई है। रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। कावड़ मेले में खाने पर अब नजर रखी जाएगी। इसके साथ ही खाद्य संभागी की होगी जांच। खाद्य अधिकारी करेंगे 24 घंटे निगरानी। शिकायत पर तुरंत होगी कार्रवाई। क्वालिटी के लिए बता दें कि सैंपल लिए जाएंगे। कावड़ मार्गों पर खान पान जांच और यूपी सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही है। मुजफ्फरनगर गाजियाबाद को मिली है जिम्मेदारी। हापुड़ बुलंदशहर में सख्त होगी निगरानी। खाद्य आयुक्त तो खुद उतरेंगे फील्ड में और इसके साथ ही बता दें कि सैंपलिंग से जांच होगी। बड़ी खबर है जहां कावड़ यात्रा को लेकर यूपी सरकार एक्शन मोड में। अब यात्रा मार्गों के साथ साथ खाने की गुणवत्ता पे भी सरकार की पैनी नजर रहेगी। मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, बुलंदशहर, हापुड़ और शामली समेत तमाम जिलों में खाद्य सुरक्षा अधिकारी 24 घंटे निगरानी रखेंगे। कावड़ मार्गों पर बिकने वाले खाद्य पदार्थों की जांच की जाएगी और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए बता दें कि सैंपल लिए जाएंगे। शिकायत मिलने पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। खुद बता दें कि खाद्य सुरक्षा आयुक्त फील्ड में रहेंगे। सबकी बड़ी खबर है जहां बता दें कि खाद्य अधिकारी 24 घंटे निगरानी करेंगे। शिकायत मिलने पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। क्वालिटी के लिए बता दें कि सैंपल लिए जाएंगे जिसके बाद जांच की जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर है जहां कावड़ मेले में खान पान पे बता दें कि नजर रहेगी और खाद्य संभागी की जांच की जाएगी और इसके साथ ही बता दें कि खाद्य अधिकारी भी 24 घंटे निगरानी करेंगे। शिकायत पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। श्रावण मास को लेकर काशी विश्वनाथ धाम स्थित सभागार में वाराणसी मंडल के आयुक्त की अध्यक्षता में एक समन्वय बैठक आयोजित की गई। इस बैठक का उद्देश्य बता दें कि धाम में कार्यरत सभी संबंधित पक्षों, दुकानदारों, सुरक्षा और सफाई एजेंसियों, गेस्ट हाउस और जलपान केंद्रों एवं अन्य सेवा प्रदाताओं की समस्याओं को सुनना और उनके समाधान हेतु ठोस दिशा निर्देश देना रहा। बैठक में बता दें कि स्टेट होल्डर्स के प्रमुख पर्वों जैसे रंगभरी एकादशी, महाशिवरात्रि आदि के दौरान होने वाले भारी भीड़ और यातायात में आने वाली कठिनाई और श्रद्धालु की व्यवस्था को लेकर चर्चा की गई है। इसके साथ ही बता दें कि चुनौतियां देखने को मिली। इन बिंदुओं को गंभीरता से लेते हुए आयुक्त ने संबंधित अधिकारियों को बता दें कि कार्रवाई के निर्देश दिए। बैठक में दिसंबर 2024 की बोर्ड बैठक में पारित प्लास्टिक मुक्त धाम प्रस्ताव की और प्रगति की समीक्षा की गई और मुख्य कार्यपालक ने भी बता दें कि जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। अधिकारी ने जानकारी दी है कि सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रभावी रोक लगाई जा चुकी है। हालांकि श्रद्धालु दूध और फूल मालाएं अभी भी प्लास्टिक पात्रों में लेकर आते हैं। यह निर्णय लिया गया है कि आज से सिंगल यूज प्लास्टिक, पॉलिथीन आदि का धाम में प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। हर हर महादेव। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास की दिसंबर 2024 में हुई बोर्ड बैठक में प्लास्टिक पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया गया था। इसके बाद से सिंगल यूज प्लास्टिक लगभग प्रतिबंधित कर दिया गया है धाम परिसर में। और अभी वर्तमान में आज की जो बैठक मंडलायुक्त महोदय की अध्यक्षता में हुई है उसमें निर्णय लिया गया है कि जो प्लास्टिक के लोटे में, कटोरे में अथवा पात्र में लोग फूल माला, दूध इत्यादि लेकर आते हैं, इस प्लास्टिक को भी प्रतिबंधित करने के लिए प्रयास किया जाए। तो पूरे श्रावण मास में संबंध में जागरूकता अभियान चलाया जाएगा, अपील किया जाएगा, मीडिया, सोशल मीडिया कैंपेन चलाए जाएंगे। श्रावण मास समाप्त होते ही दिनांक 10 अगस्त 2025 से श्री काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर में किसी भी प्रकार का प्लास्टिक लेकर प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी। दूध का पात्र अथवा फूलमाला का पात्र भी प्लास्टिक का यदि होगा तो व्यक्ति को यहाँ प्रवेश नहीं मिलेगा। सभी दुकानदारों से, सभी श्रद्धालुओं से, सभी लोगों से इस बारे में सहयोग की श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास अपेक्षा एवं आशा करता है, संबंध में अपील करता है। हर हर महादेव।
लखनऊ के आम महोत्सव का समापन जैसे ही हुआ अफरी तफरी मच गई। इसके साथ ही अवध शिल्पग्राम में आयोजित इस आयोजन में जैसे ही समापन की घोषणा हुई, भीड़ ने बता दें कि डिस्प्ले में सजे आमों पर टूट पड़े और इसके साथ ही बता दें कि देखते ही देखते मेले का माहौल लूट के मैदान में तब्दील हो गया। आम की टेबलें चंद सेकंड में खाली हो गई और वहां सिर्फ बता दें कि छिलके बिछे हुए नजर आए। इसके साथ ही बता दें कि समापन होते ही आमों पर टूटी भारी भीड़ और इसके साथ ही अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला और बता दें कि खाली हुई टेबलें और इसके साथ ही बता दें कि लोगों में झड़प होती हुई भी नजर आई। समापन होते ही आमों पर भारी भीड़ देखने को मिली और इसके साथ ही टेबलें खाली कर दी गई और सिर्फ छिलके नजर आए। इसके साथ ही बता दें कि आम महोत्सव बना अफरा तफरी का माहौल। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे हमारे साथ। नवाचारी और नवोन्मेषी शिक्षा व्यवस्था से युवाओं की आशाओं को नई उड़ान दे रहा है नया उत्तर प्रदेश। ग्रामीण परिवेश हो या फिर नगरीय क्षेत्र, गुणवत्ता युक्त शिक्षा बनी है नए उत्तर प्रदेश की पहचान। स्कूल चलो अभियान और शारदा प्रोग्राम जैसे अभिनव प्रयासों से ड्रॉप आउट दर में आई है उल्लेखनीय गिरावट। ऑपरेशन कायाकल्प और टैबलेट वितरण जैसे कदमों से डिजिटल शिक्षा को मिले हैं नए आयाम। बेसिक शिक्षा से हायर एजुकेशन तक शिक्षा में उठाए गए अभूतपूर्व कदमों से हुआ है एजुकेशन का ट्रांसफॉर्मेशन। अंत्योदय और बिना किसी भेदभाव के सबको समान शिक्षा का अधिकार बना है युवाओं के उज्जवल भविष्य का आधार। वर्ष 2017 के बाद डबल इंजन सरकार के अभिनव प्रयासों ने नए उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में किया है युगांतकारी ट्रांसफॉर्मेशन। समान शिक्षा का अधिकार, डबल इंजन सरकार। ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुहर्रम पर्व को लेकर गाजीपुर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने आज कोतवाली क्षेत्र में भारी पुलिस बल के साथ पैदल गश्त की। इस दौरान उन्होंने आमजन से संवाद कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया और सौहार्दपूर्ण वातावरण में त्योहार मनाने की अपील की। जुलूस मार्गों पर साफ सफाई, बिजली, पानी और ट्रैफिक व्यवस्था के विशेष इंतजाम किए गए। संवेदनशील इलाकों में ड्रोन और सीसीटीवी से निगरानी की जा रही है। साथ ही सोशल मीडिया पर फैलने वाली अफवाहों पर भी प्रशासन की सख्त नजर है। मुहर्रम के जुलूस निकाले जाते हैं और ताजियों का मूवमेंट होता है। तो अभी कोतवाली क्षेत्र में जो प्रमुख हमारे जनपद का है, यहाँ पर मिलनी अभी कोतवाली क्षेत्र में रजदेपुर चौकी क्षेत्र में हुई है। इसके बाद सभी ताजिए करबला की तरफ मूवमेंट कर रहे हैं, सभी ताजीदार भी जा रहे हैं। तो अभी लगातार सक्रियता बनी हुई है। मिलनी का कार्यक्रम हुआ है, अभी ताजियों को दफनाने का अभी प्रक्रिया भी जारी है और अभी से थोड़ा समय लगेगा। हमारी फोर्स लगातार मूवमेंट पे है पूरे जनपद में और सभी जगह अभी तक जो मुहर्रम के कार्यक्रम है सकुशल चल रहे हैं और आगे भी उम्मीद है कि हम सकुशल ही सभी कार्यक्रम को निपटा लेंगे। मेरठ के थाना लालकुर्ती क्षेत्र में मुहर्रम जुलूस के दौरान ताजिया की ऊंचाई को लेकर विवाद खड़ा हो गया। पुलिस ने ताजिया की ऊंचाई 10 फीट होने का हवाला देते हुए जुलूस को रोक दिया क्योंकि प्रशासन द्वारा इससे कम ऊंचाई की अनुमति दी गई थी। इस फैसले से स्थानीय मुस्लिम समुदाय में नाराजगी देखी गई और स्थानीय लोगों के विरोध से ये मामला गर्माता हुआ नजर आया। पुलिस ने समझाया तो मामला शांत हुआ और पुलिस के मुताबिक ताजिया की ऊंचाई तय मानकों से अधिक थी, जिससे बिजली के तारों के साथ टकराव का खतरा था। सुरक्षा कारणों से ताजिया को तब तक रोका गया जब तक इसकी ऊंचाई कम नहीं की गई। पुलिस ने यह भी बताया कि जुलूस में कोई भी इलेक्ट्रीशियन मौजूद नहीं था, जो सुरक्षा के लिहाज से एक बड़ी चूक थी।
बलिया के रेवती थाना क्षेत्र के गांव में ताजिया जुलूस के दौरान हिंसक घटना सामने आई है। रविवार की शाम को बता दें कि पांडे का टोला निकलने और जुलूस में तार हटाने से लेकर विवाद शुरू हुआ। पुलिस ने तत्काल मामला शांत कराया, लेकिन रात करीब 11 बजे जुलूस की वापसी के दौरान दोनों पक्ष फिर से झड़प हो गई। इस दौरान कई राउंड फायरिंग भी हुई और हिंसा में 4 लोग घायल हो गए। और इसके साथ ही बता दें कि घायलों को पहले सीएससी रेवती ले जाया गया, वहां से सभी को जिला अस्पताल रेफर कर दिया और जिला अस्पताल में गोली लगने से घायल नौशाद अंसारी और हर्ष मोहम्मद की गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें वाराणसी रेफर कर दिया गया। घर के सामने तार को लेकर कुछ कहासुनी हुई थी। उसी कहासुनी में जब ताजिएदार करबले से वापस आ रहे थे तो यहाँ पे दोनों पक्षों में झगड़ा हुआ है। जो करबला से लोग आ रहे थे वो, और जो यहाँ पे जिनके घर के सामने किसी तार को लेकर विवाद हुआ था। इसमें 4 लोगों को चोटें आई हैं, जिनमें ऐसा लग रहा है कि 2 लोगों के फायर आर्म इंजरी है और एक के हाथ में कलाई में लगी है, एक के पेट में है और बाकी 2 लोगों के सिर में चोटें हैं। सभी लोग जिला अस्पताल गए हैं, वहाँ से 2 लोगों को रेफ़र कर दिया है। अभी मौके पे आके यहाँ पे जिस पक्ष के लोग घायल हुए हैं उनसे बातचीत हुई है। उनके परिजन अभी चल रहे हैं और वो मुकदमा पंजीकृत हो रहा है। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही और ऐसे देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहें हमारे साथ।